तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं क्लास 10th आरबीएससी की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कृषि। ठीक है, तो प्रारंभ करते हैं। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, लगभग 66% जनसंख्या, ठीक है, संलग्न है। और कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न क्या है उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि भी निर्यात किए जा सकते हैं। फिर देखते हैं कृषि के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है और पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थकता परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हैं। कौन कौन से? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, नाम से ही स्पष्ट है कि जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जा रही है। कौन सी? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों से लकड़ी के हल, दांव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है, ठीक है। तो और पर्यावरण परिस्थिति की उपयुक्तता पर ही निर्भर करती है। तो ये इसमें क्या है कि जो प्रारंभिक जीवन निर्वाह के लिए जो औजार यूज़ किए जाते हैं ना पुराने, वही इसमें यूज़ किए जाते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंदर, ठीक है क्या। फिर है इसमें लिखा, यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, ठीक है क्या। किसान इसी कहते हैं, ठीक है, प्रारंभिक वाली कृषि को ही कर्तन दहन प्रणाली कृषि कहते हैं। और किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े को स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए दूसरे भूमि का टुकड़ा साफ करते हैं, ठीक है क्या। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग तो करते नहीं हैं। इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देखिए इसके में क्या है, उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे क्या कहते हैं, झूम, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको क्या कहते हैं, झूम कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पहले वनों को साफ करते हैं और फिर वहाँ पे कृषि करते हैं। मणिपुर के कौन से में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहते हैं। कहाँ कहाँ पे? मणिपुर जो नीचे ही नीचे हो गया, ठीक है, नागालैंड के नीचे हो गया, मिजोरम से ऊपर हो गया। लेकिन मिजोरम, असम, मेघालय उनमें तो क्या कहते हैं, झूम। लेकिन मणिपुर और छत्तीसगढ़ और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनमें कहते हैं दीपा, ठीक है क्या। फिर देखें झूम कृषि, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मिल्पा। कहाँ पर कहते हैं, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, ठीक है। वेनेजुएला में इसे कोनुको कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। ब्राज़ील में रोको, ठीक है। मध्य अफ्रीका में मसोले। इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, ठीक है। और वियतनाम में रे कहते हैं, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। किसको? कर्तन दहन प्रणाली को, ठीक है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, बेबर या फिर दहिया नाम से कहते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंडू कहते हैं, अथवा पेंडा, पोंडू अथवा पेंडा। ओडिशा में क्या कहते हैं, पामाडाबी, ओडिशा में पामाडाबी या फिर कोमान ओडिशा में कहते हैं, ठीक है। या फिर बरिंगा, ठीक है। पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, पश्चिमी घाट में
कर्तन दहन प्रणाली को कुमारी कहते हैं। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या फिर वाल्टरे कहते हैं, वालरे या फिर माल्टरे कहते हैं। हिमालयन क्षेत्र में इसे खिल कहते हैं, ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में इसे खिल। झारखंड में कुरुआ और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कहते हैं, तो एक बार मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह की कृषि थी वह कौन सी कृषि थी, कर्तन दहन प्रणाली की थी। पहले वनों को साफ करते थे और फिर उस पर कृषि करते थे। इनकी उपजाऊपन ज़्यादा होता था, लेकिन इनमें क्या है, उत्पादन कम होता था, ठीक है, क्योंकि वो जीविका निर्वाह के लिए एक समुदाय या फिर परिवार द्वारा ये कृषि की जाती थी और प्रारंभिक इतिहास के समय यह कृषि की जाती थी, ठीक है। तो अपन ने देखा कि जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर झूम कहते हैं, ठीक है। झूम कहाँ पे कहते हैं, एक तो असम में कहते हैं, एक मणिपुर में कहते हैं, और छत्तीसगढ़ के नहीं, असम, मेघालय और नागालैंड में से झूम कहते हैं। कहाँ पर, असम, मेघालय और नागालैंड में। लेकिन मणिपुर, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से के दीपा कहते हैं। और फिर मेक्सिको और मध्य अमेरिका, ठीक है, मध्य अमेरिका और मेक्सिको वाला एरिया में मिल्पा कहते हैं। और वेनेजुएला में से कोनुको कहते हैं। ब्राज़ील में रोको, मध्य अफ्रीका में मसोले, ठीक है। देखो अब देखें कि मेक्सिको और मध्य अमेरिका में तो क्या कहता था, मिल्पा, लेकिन मध्य अफ्रीका में मसोले। इंडोनेशिया में लदांग, ठीक है। वियतनाम में रे, ठीक है क्या। फिर आगे देखें कि इसको मध्य प्रदेश में, अपने भारत में क्या कहते हैं, वेबर या फिर दहिया। मध्य प्रदेश में वेबर या फिर दहिया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पोंडू या फिर पेंडा, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा। ओडिशा में पामाडाबी, कोमान या फिर बरिंगा, ठीक है। ओडिशा में क्या कहते हैं, पामाडाबी, कोमान, बरिंगा। और पश्चिम जो घाट है वहाँ पर कुमारी, पश्चिमी घाट पर क्या कहते हैं, कुमारी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या फिर वाल्टरे कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में खिल कहते हैं। झारखंड में कुरुआ कहते हैं। और उत्तर पूर्वी प्रदेश है जो, वहाँ पर क्या कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं, वो मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है क्या। फिर चलते हैं दोस्तों आगे। तो फिर अपने पढ़ा था कि, ठीक है, दीपा इसे कहा जाता है। और फिर अपन चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, क्या आप बता सकते हैं कि रीजन के परिवार में ये छोड़े आप, ठीक है, ये और पढ़ लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। फिर चलते हैं गहन जीविका कृषि, ठीक है। गहन वो प्रारंभिक थी, ये गहन जीविका कृषि है। इसके अंदर इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो, जहाँ भूमि पर क्या होता है, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, ठीक है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर क्या कहता है, यह श्रम गहन खेती है और अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई प्रणाली का भी इसमें यूज किया जाता है। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है, ठीक है क्या। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि में अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। फिर है वाणिज्यिक कृषि, ठीक है क्या, वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार लेने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की फसल है, ठीक है, परंतु ओडिशा में यह जीविका फसल है, चावल, ठीक है क्या। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ, ठीक है, इंटरफेरेंस है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रम की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में
होता है क्योंकि इसका नाम ही है वाणिज्यिक कृषि। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला भी इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। और असम और उत्तरी बंगाल में चाय, ठीक है क्या, कहाँ पर, असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं, क्योंकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, ठीक है, बेचने के लिए उत्पादन करते हैं तो उसी के हिसाब से होता है, ठीक है क्या, ठीक है। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा है कि जो कृषि है उसके प्रकार पढ़े हैं। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होती है, ठीक है, और जिसे ही क्या कहते हैं, कर्तन और दहन कृषि कहते हैं। फिर आती है कौन सी, गहन जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि, ठीक है क्या, ये तीनों बता दी मैंने आपको। अब चलते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। तो आगे हैं कि चूंकि रोपण कृषि उत्पादन बिक्री के लिए ही होता है, ठीक है, इसलिए इसके प्रकार के परिवहन में संचार साधन और संबंधी उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब आते हैं कि शस्य प्रारूप, ठीक है, शस्य प्रारूप क्या होता है, ठीक है क्या। आपने भारत की भौगोलिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश के कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूप में प्रतिबिंबित होता है। इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार की खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं। कौन कौन सी हैं? भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद की, ठीक है। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है, ठीक है क्या। रबी फसलों को कब बोया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में, देखो, शीत ऋतु में बोया और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है, ठीक है। किसको? रबी को, ठीक है, रबी की फसलों को, ठीक है, रबी को नहीं, रबी की फसलों को, ठीक है। और रबी की फसलों में मुख्य रूप से कौन कौन सी है? गेहूं है, जौ है, मटर, चना भी आप कर दोगे, सरसों भी कर दोगे, लेकिन आपको क्या याद रखनी है? मटर क्या है? रबी की फसल है, ठीक है, मटर क्या है? रबी की फसल है। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों में बोई जाती है, उत्तर और उत्तरी पश्चिम राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है, ठीक है। तो ये देखें, शीत ऋतु में क्या होती है? शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों के होने वाली वर्षा इन फसलों के उत्पादन के लिए क्या होती है? सहायक होती है, फिर इनके लिए सही होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि के एक महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है क्या। फिर है खरीफ फसलें, देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है, ठीक है क्या, ठीक है। और फिर विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। तो मानसून के टाइम में क्या है? बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में क्या है? काट ली जाती है, ठीक है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में कौन कौन सी है? चावल आपको याद है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये याद रखें, तुर या फिर अरहर, ठीक है क्या, मूंग, मोठ, उड़द, और याद रखें उड़द भी, ठीक है, कपास भी आप कर देंगे, और फिर जूट, और ये जूट भी याद रखें, मूंगफली भी कर देंगे, मूंग, मोठ, मूंगफली एक से याद रखना, ठीक है। और उसके अलावा चावल हो गया, ठीक है, कपास हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरी, ये एक साथ याद रखना, मक्का, ज्वार, बाजरी, चावल और कपास एक साथ याद रखना, मूंग, मोठ, मूंगफली एक साथ याद रखना। जो चीज़ अपन भूलेंगे ना वो है एक तो तुर, एक अरहर या बोल दो इसको, या फिर तुर बोल दो, ठीक है, और एक है जूट की फसल, एक है उड़द और सोयाबीन, देखो, ठीक है। ये चारों आपको याद रखनी है, किसमें है? ये है खरीफ के अंदर। और उस तरफ रबी में अपन ने एक फसल कौन सी याद की थी कि मटर है जो रबी खाता है, ऐसे याद रख लें, मटर रबी खाता है और रबी की फसल है मटर, ठीक है क्या। और तुर, उड़द, जूट, सोयाबीन खरीफ की फसलें हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोया जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है, ठीक है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें कौन सी? देखें कहाँ कहाँ पर इसने, देखो क्या बोला है कि असम,
पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, 3 है, ठीक है क्या। असम इधर आ गया, फिर पश्चिम बंगाल उसके पास में, फिर उड़ीसा उससे थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर धान की तीनों फसलें कौन सी, ओस अमन बोरो, ओस अमन बोरो बोई जाती है। रबी और खरीफ फसलें ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो फसल बोई जाती है उसे जायद की फसल कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसल आती है, ठीक है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है, ठीक है। गन्ने की फसल को तैयार होने में कितना समय लग जाता है, 1 वर्ष। अब आगे देखें कि मुख्य फसलें। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, मोटा अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं, ठीक है। तो अपने जो RS में ना उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जो है वो मैंने टिक लगाया है, जैसे चावल है, गेहूँ है, चाय है, कॉफ़ी है, कपास है, तो वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है क्या। तो इससे पहले अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लें पहले। तो सर्वप्रथम अपन ने क्या पढ़ा था कि लगभग 66% या फिर 2/3 जनसंख्या है जो भारत में कृषि कार्य पर लगी हुई है। फिर अपन ने देखा था कि कृषि के क्या क्या प्रकार है। पहला देखा था गहन या फिर पहला देखा था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, फिर देखा था अपन ने गहन जीविका निर्वाह कृषि, फिर वाणिज्यिक कृषि देखा था। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के अंदर क्या है कि जहाँ पर ओनली जीविका के लिए ही कृषि की जाती है, उत्पादन होता है कम और पारंपरिक जो अपने साधन थे, औजार थे, उन्हीं का उपयोग करते थे। और यहाँ पर क्या है, सीधे ही वनों को काट लिए जाते थे और वहाँ पर कृषि करते थे। और लेकिन वहाँ की जो ज़मीन होती थी वो ऐसा करने से जो उपजाऊ होती थी उन्हीं ज़मीनों का सिलेक्शन करते थे। काटो दहन और कौन सी कृषि कहते हैं, कर्तन, और मतलब कर्तन का मतलब काटो और दहन प्रणाली, ठीक है, इसको कहते थे। और इसके अलग अलग नामों से इसे विभिन्न क्षेत्रों में जाना जाता है। जैसे कि अपन ने देखा कि झूम इसे कहाँ पे कहते हैं, झूम इसको असम में कहते हैं, असम, मेघालय, और इसके अलावा असम, मेघालय और नागालैंड और मिजोरम के अंदर इसे कहते हैं झूम कृषि। और अन्य क्षेत्रों में जैसे कि मणिपुर हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, वहाँ पर इसको दीपा कहते हैं। और अगर अपन वैश्विक स्तर पर देखें तो इसे देखें मध्य अमेरिका और मेक्सिका के क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मिल्पा कहते हैं। और मसोले इसको मध्य अफ्रीका में कहते हैं, वियतनाम में इसे रे कहते हैं, इंडोनेशिया में इसे लद्दाख कहते हैं और रोको कहते हैं ब्राज़ील के अंदर, ठीक है क्या। ये हो गई सारी। फिर चलते हैं भारत के कुछ राज्यों में भी कर्तन दहन प्रणाली या फिर कर्तन दहन खेती है, उसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि बेबर या दहिया नाम से इसे मध्य प्रदेश में जाना जाता है, पोंडू अथवा पेंडा इसे ओडिशा में कहा जाता है, पामाडाबी, कोमान, बरिंगा यह उड़ीसा में कहा जाता है, वालरे या फिर वाल्टरे राजस्थान में कहा जाता है, कुमारी इसे पश्चिमी तट पर कहा जाता है, खिल इसे हिमालय में कहा जाता है और कुरुआ झारखंड में कहा जाता है, ठीक है, कुरुआ झारखंड में। और झूम कृषि मैंने ऊपर आपको बताया था उत्तर पूर्वी जो भारत के क्षेत्र है वहाँ पर कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि गहन जीविका निर्वाह कृषि, जहाँ पर क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वह गहन जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। इसमें उत्पादन को बढ़ाने के विभिन्न साधनों जैसे कि बीज, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। श्रम गहन कृषि है यह तो, ठीक है क्या। और इसके अंदर इतना उत्पादक नहीं होता है। फिर है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि ओनली वाणिज्यिक उत्पादों के आधार पर की जाती है। और फिर है शस्य प्रारूप। भारत के अंदर 3 शस्य प्रारूप माने जा सकते हैं। शस्य प्रारूप का मतलब होता है एक वर्ष में ली जाने वाली फसलों की संख्या। तो भारत में 3 ली जाती है, एक तो रबी, एक खरीफ और एक जायद की, ठीक है। तो रबी की फसलों के बारे में देखते हैं सर्वप्रथम। तो रबी की फसलों को कब बोया जाता है? रबी की फसलों को लगभग अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक बोया जाता है और इन्हें काट लिया जाता है लगभग अप्रैल से जून के बीच में इन्हें काट लिया जाता है। फिर रबी की फसलों में हमें याद क्या रखना है कि जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर हो गए, ये सभी किसकी फसलें हैं? ये सभी हैं, चना हो गया, ये सभी रबी की फसलें हैं। और रबी की फसलों के लिए जो पश्चिमी विक्षोभ से आने वाली जो वर्षा है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अपन ने ये पढ़ा था
और उसके अलावा हमने पढ़ा था फिर खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें हैं जो कब बोई जाती हैं, यह बोई जाती हैं गर्मियों के अंदर और काट ली जाती है सर्दियों के अंदर। जैसे कि हो गए चावल हो गया, कपास हो गया, और अरहर हो गया, तुर्री हो गया, ठीक है, और उड़द हो गया, जूट हो गया, मूंग मोठ मूंगफली हो गया, मक्का ज्वार बाजरा हो गया। ये सभी खरीफ की फसलें हैं। फिर देखें कि जो खरीफ की फसल है ना उसमें चावल, जिसकी 3 किस्में होती हैं, वो अपन और भी पढ़ेंगे आगे। ओस, अमन, बोरो, यह लगभग तीनों असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन तीनों के अंदर ये तीनों किस्में उगाई जाती है। और फिर आते हैं अपन 1 नंबर फसल से स्टार्ट करते हैं पुनः से चावल से। तो चावल से प्रारंभ करते हैं अपन। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है, ठीक है। तो ये देखें, अधिकांश लोगों का खाद्यान्न क्या है, चावल है मुख्य रूप से। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल का क्या है, उत्पादक है। तो सर्वप्रथम कौन उत्पादन करता है विश्व के अंदर, चीन। और फिर कौन उत्पादन करता है, भारत, ठीक है, और उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है, अपने को पता है। उगाने के लिए उच्च तापमान इसमें 25 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए, और आर्द्रता इसमें 100 सेंटीमीटर अधिक वर्षा चाहिए, ठीक है। इसमें ताप उच्च होना चाहिए और आर्द्रता लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए। और आवश्यकता होती है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है, ठीक है क्या। और फिर देखें कि चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। कौन कौन से में, उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल क्या है, उगाना संभव हो गया है, ठीक है। फिर देखते हैं गेहूं, ठीक है। तो वो थी एक खरीफ की फसल, लेकिन गेहूं है एक रबी की फसल। गेहूं भारत में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो पहली महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल तो चावल है, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण फसल कौन सी है, गेहूं है। अपने चावल के बारे में पढ़ा था, उसको 25 सेंटीग्रेड से अधिक बोते में टेम्परेचर चाहिए, और उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 सेंटीमीटर से अधिक उसे वर्षा की आवश्यकता होती है। प्रमुख खाद्यान्न फसल तो चावल है, लेकिन दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल भारत में गेहूं है। गेहूं रबी की फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। उगाने के समय इनको शीत ऋतु में उनको बोया जाता है, ठीक है। शीत ऋतु में इनको लगभग अंदाजे से देखो कब बोया जाता है, तो शीत ऋतु में इन्हें रबी को अक्टूबर और नवंबर के बीच में बोया जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं, इसे उगाने के लिए समान रूप से विपरीत लगभग कितनी वर्षा होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। और फिर देखें कि आगे उगाने वाले मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का मैदान, ठीक है। काली मिट्टी वाला प्रदेश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं उत्पादन के अंदर मुख्य रूप से है। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग ही मुख्य रूप से उगाते हैं। मोटे अनाज को अपन बाद में देखेंगे, क्योंकि यह अपने BRS के सिलेबस में नहीं है, लास्ट में थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। फिर मक्का भी अपने नहीं है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। दालें भी नहीं हैं। फिर देखते हैं अपन क्या चीज़ है, गन्ना एक उष्ण उपोष्ण, ठीक है, उष्ण भी है और उपोष्ण कटिबंध भी फसल है। यह फसल 21 सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले उष्ण व आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है, ये तो नॉर्मल सी बात है। इन अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो इसमें काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पहला कौन सा है, ब्राज़ील, दूसरा कौन सा है, भारत है, ठीक है। तो पहले अपन ने देखा था चावल के अंदर कौन था, प्रथम चीन और दूसरा था भारत, ठीक है क्या। फिर आ जाएं, देखिए, गन्ने से चीनी, गुड़, खांडसारी और सीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु
आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना का प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। तिलहन भी अपने सिलेबस में नहीं है। और फिर चलते हैं अपन आगे, तो आगे है मूंगफली। अपन पढ़ते हैं चाय। आरएस के सिलेबस में दिया हुआ है चाय, ठीक है। चाय की खेती क्या है, एक रोपण फसल आपको पता है, ठीक है क्या। और यह महत्वपूर्ण पेय पदार्थ भी है, आपको सब पता है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लेकर आए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का है। ऐसे ही गन्ने का देखा था, ऐसे ही चाय का है, ठीक है। ह्यूम्स और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है, क्योंकि चाय के जो पौधा है ना, उसके जड़ों में पानी नहीं लगना चाहिए, लेकिन पानी की आवश्यकता भी होती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, वर्ष भर, ठीक है क्या। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कौन सी, कोषण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी हो गया, फिर तमिलनाडु और केरल भी इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और कौन सा है, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। भारत विश्व में अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यात देश है। पहले चाय उत्पादक कौन है, ब्राज़ील, दूसरा कौन सा है, भारत का गन्ने का उत्पादन है। पहले गन्ने का उत्पादन कौन है, ब्राज़ील है, फिर है भारत। फिर देखते हैं कॉफ़ी। तो भारत विश्व का लगभग, इसमें लिखा है कि कॉफ़ी कितनी प्रतिशत करता है, 4%, और बर्नवाल सर वाली बुक में लिखा है 3%। ठीक है, लगभग आप याद रखना 3-4%, ठीक है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। तो अपने कौन सी किस्म है, अरेबिका नाम की जो किस्म है, वो अपने फसल पैदा की जाती है विश्व में, ठीक है, जो कहाँ से लाई थी, यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरुआत हुई थी, बाबा बुदन की पहाड़ियों से शुरू हुई थी। आज भी इनकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। फिर देखते हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलों के अंदर अपने कौन सी फसल है, रेशेदार फसलों में अपन पढ़ेंगे किसको, कपास को पढ़ेंगे। कपास है आरएस के टॉपिक में, ठीक है। फिर आ गई कपास, ठीक है क्या। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। देखें कपास कहाँ का मूल पौधा है, भारत का ही है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, विश्व में भारत का 3रा स्थान है, ठीक है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है, और इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या फिर सिंचाई 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। लगभग अपन माने तो 200 दिन पाला रहित की खिली धूप की आवश्यकता होती है इसमें। यह खरीफ की फसल है। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि चावल और कपास खरीफ की फसलें हैं, ठीक है क्या। और यह फसल होने का इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक जिले हैं, ठीक है क्या। तो ये अपन ने पढ़ी कपास। फिर अपन देखते हैं, इसके अलावा जो भी भाई पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, लेकिन जो आरएस के सिलेबस में अपन प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, हाँ ये पढ़ लेते हैं अपन। इसके अंदर क्या क्या सुधार किए गए हैं इंडियन कृषि के अंदर, ठीक है। तो आ जाएं दोस्तों, प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, ठीक है। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश में एक बहुत छोटे भाग में अभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि
की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोग आजीविका प्रदान करने के लिए कृषि करते हैं। गंभीर तकनीक और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है इसमें। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने का प्राथमिकता दी गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। ठीक है, और फिर देखें कि भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनके लागू करने में ढील की गई। 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधार की शुरुआत की थी। पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति, ठीक है, और तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जिसे कहते हैं, जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी। कौन सी टेक्नोलॉजी पर आधारित थी? यह पैकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, दोनों ही, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। फिर परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों में ही सीमित है, क्योंकि प्रादेशिक विभिन्नता थी। पंजाब हरियाणा में ज़्यादा हो गया था इसका विकास, ठीक है, हरित क्रांति का। इसलिए 1980 और 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात आगे तथा आग बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान के क्षेत्र में कदम उठाए गए। ठीक है क्या? फिर ग्रामीण बैंक, सहकारी समिति और बैंकों की स्थापना की गई। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है, कि शुरू किया गया। ठीक है, इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के क्या है लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार की घोषणा करती है, एमएसपी जैसे कि। ठीक है, अब देखें भूदान, ग्रामदान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है क्या? महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने अनेक उनके सत्याग्रहों में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। किसने? महात्मा गांधी ने। किसको? विनोबा भावे को। ठीक है, महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश में एक गाँव पोचमपल्ली, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के गाँव का नाम क्या था? पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे उनके आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। कौन थे? श्री रामचंद्र रेड्डी। और उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। तो देखें, विनोबा भावे का प्रयास था। रामचंद्र रेड्डी ने सर्वप्रथम अपनी भूमि दी थी। कितनी थी? 80 एकड़ भूमि दे दी थी। ठीक है क्या? फिर क्या वैसे इसे भूदान के नाम से जाना जाने लगा। विनोबा भावे ने प्रयास किया था। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने तो जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की। इसे ग्राम दान कहा गया। पहले तो भूमिदान, फिर ग्राम दान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम भी दिया जाता है। तो अपन ऐसे देखेंगे कि रक्तहीन क्रांति क्यों कहा? क्योंकि देखें कि उनका खून से कोई संबंध नहीं है जिसको वो दान कर रहे थे, फिर भी उनको अपनी खून जैसी ज़मीन है वो दान में दे रहे थे। कैसे? इसीलिए इसे रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, या फिर भूदान कहा जाता है, ग्राम दान कहा जाता है। इसमें किसने प्रयास किया था? तो अपने क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भूदान आंदोलन में प्रयास किसके थे? विनोबा भावे के थे। सर्वप्रथम भूदान किसने किया था? 80 एकड़ का। वह किया था किसने? रामचंद्र रेड्डी ने किया था। ठीक है क्या? फिर अपन आगे पढ़ते हैं कि हाँ, कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान।
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2001 में देश की लगभग 63% जनसंख्या के रोजगार की आजीविका साधन रही है। ठीक है, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने अपने आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पशु चिकित्सालय सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान केंद्र और पूर्वानुमान केंद्र भी लगाए हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि वर्तमान में भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एक बड़ी चुनौती सामना कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखें सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्या कृषि मतलब कृषि में अपने लगातार कमी होती जा रही है। ठीक है, वर्तमान में वर्ष 2023 चल रहा है और वर्ष 2000 क्या है 22 के अंदर कृषि का जीडीपी में कितना योगदान है, लगभग 18% माना जा रहा है। ठीक है, क्या फिर आ जाए आगे। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है प्रयास सरकार को, और फिर है यांत्रिकरण सार्वजनिक सहायता दी रही है। एक सेकंड दोस्तों मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ एक चीज़ें जो बता देता हूँ, आगे मैंने पढ़ लिया। जैसे खाद्यान्नों की अधिक प्राप्ति और भंडारण की व्यवस्था FCI करती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और लेकिन इसके वितरण का काम कौन करता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, इसका वितरण का काम करती है। इसके अलावा मेंस के अगर दृष्टि से देखें तो वैश्वीकरण का कृषि पर, भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो इसका यह प्रभाव पड़ा है कि प्रतिस्पर्धापन्नी कृषि नहीं की जा सकती। उनके पास अच्छे संयंत्र हैं और अपने पास अच्छे संयंत्र नहीं हैं, इस तरीके से पड़े हैं। अब कर देते हैं अपन क्वेश्चन। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो कौन सी फसल है जो एक ही फसल थी लंबे चौड़े फसल क्षेत्र पर उगाई जाती थी, वह थी रोपण कृषि या फिर वाणिज्य कृषि। ठीक है, और फिर देखें कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो चावल खरीफ है, चना रबी है, मोटे अनाज क्या है, मोटे अनाज भी खरीफ है, कपास भी खरीफ है, तो चना एक रबी है। ठीक है, और इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, कौन सी है, तिल है। ठीक है, और फिर है सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, तो अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य। तो कौन सी, MSP, न्यूनतम सहायता मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना चैप्टर। एक बार आपको मैं रिवाइज करने वाली छोटी वीडियो और डाल देता हूँ, वो आप देख लेना इसके बाद में। ठीक है, ओके दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करें।